रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी मतलब तरलता में क्या होगा, कमी या ज़्यादा होगा, उसको जानने से पहले रेपो रेट बढ़ रहा है मतलब क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक को जो लोन दिया जा रहा है उसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो वैसे वैसे में जो बैंक वगैरह जो भी है कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम अमाउंट में लेंगे कि ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, कम अमाउंट में लेंगे। तो कम अमाउंट में लेंगे तो चूंकि जो कमर्शियल बैंक है वही बाकी आदमी को जो या फिर कंपनी को लोन देती है जो कमर्शियल बैंक है, तो जब उसके पास ही अमाउंट कम है तो जाहिर सी बात है वो कम मात्रा में मार्केट में दे पाएगा, हाँ कि नहीं। इसका मतलब है कि तरलता में भी कमी आएगा। और जब तरलता में कमी आएगा, जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो महंगाई की स्थिति होगा कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई कम हो जाएगा या फिर इसको हम लोग नियंत्रण करेंगे। सेम चीज यही होता है रिवर्स रेपो रेट में भी, कैश रिजर्व रेशियो में भी, एसएलआर में भी, सब में ही होता है। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे तरलता में कमी आएगी, महंगाई घटेगा। रिवर्स रेपो रेट कम करेंगे तरलता में ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, महंगाई आ जाएगा। फिर अगर मंदी की स्थिति है, मान के चलो कोरोना के टाइम बहुतों के पास पैसा नहीं था तो मंदी की स्थिति थी, तो ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर मनी मतलब सरकार उसमें पैसा देती है अपने तरफ से या फिर किसी माध्यम से सरकार, जैसे कि कुछ जैसे अभी मान के चलिए कोरोना के टाइम का मान के चलिए 2020 के आसपास, उस टाइम क्या है पैसा तो कम था ना उस टाइम सबके पास, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी थे वो लोग अपना कर्मचारी को हटा रहे थे कि नहीं हटा रहे थे। तो ऐसे में क्या होगा, पैसा मतलब तरलता, तरलता में कमी था मार्केट में। अब चूंकि तरलता में कमी है मतलब मंदी की स्थिति है, जो अच्छा खासा मतलब भाव नहीं मिल रहा था किसी सामान का, तो ऐसी स्थिति में उस मंदी से आगे आने के लिए उभारने के लिए हम लोग क्या होगा, मार्केट में पैसे की आवश्यकता होगी। तो अगर उस टाइम रेपो रेट को अगर हम लोग कम कर देंगे, बहुत कम रेट पर अगर लोन देंगे तो कमर्शियल बैंक क्या होगा, ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करेंगे आरबीआई से, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हाँ, तो इसकी तरलता बढ़ेगी और जब बैंक के पास तरलता है तो बाकी आदमी उसमें लोन लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। जब कम इंटरेस्ट में लोन देंगे तो जाहिर सी बात है सब कोई चाहते हैं कि आप पैसा लेके उसमें कुछ इनिशिएटिव किया जाए। इसी दौरान पीएम योजना चलाया गया था, जो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीट जो दुकानदार होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, जो जो रोड किनारे जो दुकान बसाते हैं उसके लिए मैक्सिमम 10,000 तक लोन लोन की बात किया गया था एक योजना के तहत। उसके लिए कुछ उनको कागज वगैरह दिखाना नहीं पड़ता, तो कोई भी जाकर स्ट्रीट होल्डर वहां पे जाकर लोन ले सकते थे। तो अगर कोई ठेले वाला को अगर 10,000 का लोन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो फिर से अपना मतलब दुकानदारी फिर से स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर मंदी की स्थिति में रहेगी तो वहां किसी भी तरीके से तरलता पहुंचाना है, जैसे ये वाला स्कीम, ये तो ना तो रेपो रेट से आया, ना रिवर्स रेपो रेट से आया, ना सीआरआर, ना एसएलआर। ये क्या है, सिर्फ एक स्कीम आया, स्कीम के माध्यम से क्या हुआ, यहाँ पैसा आया मार्केट में। तो इस टाइप से जब पैसा सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती किसी माध्यम के तो उसको बोला जाता है हेलीकॉप्टर मनी। मतलब ये पैसा क्या उड़ते उड़ते आ रहा है और वहां फैल रहा है कि नहीं। तो ये है, तो यही सब चीज है, अगर मंदी की स्थिति होगा
तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को क्या करना होगा, कम करना होगा ताकि मार्केट में तरलता बढ़े। और जब महंगाई की स्थिति में रहेगा तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए ताकि मार्केट में पैसा कम न जाए। सीआरआर में कैश रखना होता है किसके पास, अपनी एनडीटीएल का कुछ परसेंट कहाँ रखना होगा, आरबीआई के पास। और एसएलआर में होता है कि ये अपने पास रखे, क्या, सेल्फ, एक्चुअली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो एस से बस हम लोग समझने के लिए एस से सेल्फ याद रखना है, इसमें अपने पास रखा जाएगा। सीआरआर में सिर्फ कैश, नगद रखा जाता था। इसमें आप, एसएलआर में आप कुछ भी रख सकते हैं, सोना रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिए, या जो भी चाहे आप यहाँ रख सकते हैं एसएलआर में। फिर हम लोग पढ़े थे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को खरीद या बिक्री कर सकती है। खरीद करने से क्या होगा, अगर खरीदेंगे हम, मान के चलो मैं आरबीआई हूँ और मैं मार्केट से कुछ खरीद रहा हूँ, तो मार्केट में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैं मार्केट से कुछ सामान ले रहा हूँ, सामान लेने के बदले मुझे कुछ पैसा देना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो मंदी की स्थिति थी, वहां मार्केट क्या होगा, उछाल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और मान के चलो मुझे, हाँ, मान के चलो मुझे सामान बेचना है, तो अगर मैं अपने से कुछ सामान दे रहा हूं, सामान का मतलब यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मानिए आप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और अपने आप को मैं आरबीआई मान रहा हूँ और उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेच रहा हूँ। तो अगर मैं किसी को ये पत्र पकड़ा दूंगा तो उसके मतलब कुछ पैसा लूंगा कि नहीं लूंगा उनसे। अगर मान के चलिए लिख देंगे कि ये 10,000 का वैल्यू है इस पत्र का, तो जो भी मेरे से खरीदेगा वो तो मेरे को 10,000 देगा कि नहीं देगा। और जब 10,000 मेरे को देगा तो, और जब 10,000 मेरे को देगा तो मार्केट से ही देगा। तो इसी स्थिति में क्या होगा, मार्केट से पैसे की फिर कमी होगा। जब मार्केट में तरलता में कमी आएगी तो फिर महंगाई में कंट्रोल कर पाएंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट, यही सब हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। यहाँ तक किसी को आपको डाउट? हाँ, हेडिंग लिखिए, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति। आप लोग पढ़े होंगे कठोर मौद्रिक नीति और सस्ता मौद्रिक नीति। तो ये कौन डिसाइड करेगा, इसके लिए भी तो कोई ना कोई आदमी होना चाहिए ना। तो ये जो डिसाइड किया जाता है कि मौद्रिक नीति सस्ती होगी या महंगी होगी, कठोर होंगे या उसमें आसान होगा, तो ये कौन करता है, ये मौद्रिक नीति समिति। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें, 6। हाँ, 3 और 3 डिवाइड होगा। 3 आरबीआई की तरफ से होगा, किसके तरफ होगा 3, और एक गवर्नमेंट, मतलब कौन सा गवर्नमेंट होगा यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जनक, आप किसके आईडी से लॉगिन किए हैं आप? अच्छा, अपना कब ज्वाइन किए? गुड, मेरे को लगा कब ज्वाइन किए पता नहीं चला। 3 आरबीआई क्या होगा, तो 3 में कौन कौन होंगे, एक आरबीआई के खुद चेयरमैन, एक चेयरमैन हुआ, एक डिप्टी चेयरमैन होगा, और एक कोई भी एक सदस्य होगा। ये लोग जो डिसाइड करेंगे, लेकिन ये भी आरबीआई का ही होगा, बैंकिंग सदस्य। तो ये 3 होगा किससे, आरबीआई से। और यहां से जो 3 होगा ये क्या होगा, विधिवेता होगा। मान के चलिए कोई इकोनॉमिक्स है तो उनको सरकार की नजरों से वो, मान के चलो, बहुत अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी पकड़ है इकोनॉमिक्स में। तो इससे इंसान को इस समिति में 3 चुना जाएगा, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
इसका कार्यकाल होता है 4 साल। कितना पढ़ा है देखिए? 4 साल। और इसका होता है 3 साल। अब चूंकि मान के चल कोई समिति को अभी सस्ता या कठोर या आसान मौद्रिक नीति लागू करेंगे और उसमें तीनों जो वोट होगा यस और नो में, तो 3:3 हुआ, मतलब क्या हुआ? समान हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों साइड समान होगा तो एक किसी एक को देना होगा ना फिर एक्स्ट्रा वोट, हाँ कि नहीं? तो जो निर्णायक वोट देता है ऐसी स्थिति में, ये कौन देंगे निर्णायक वोट? निर्णायक मत दिया जाएगा चेयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हाँ। तो मौद्रिक नीति समझ में आ गया क्या है? और मौद्रिक नीति क्या है? यह किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की वह नीति जिसके माध्यम से तरलता को नियंत्रित किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मौद्रिक नीति। समझ में आया? मौद्रिक नीति के माध्यम से हमेशा महंगाई कितना रहेगा? 4 ± 2। महंगाई कितना रहेगा? 4 ± 2। महंगाई को हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं? हम लोग मुद्रा स्फीतिक दर, इन्फ्लेशन। तो 4 ± 2 का मतलब 4 प्लस करेंगे तो कितना? 6 होगा, और 4 - 2 करेंगे तो 2। तो जो मुद्रास्फीतिक दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो भारत में मौद्रिक नीति समिति की तरफ कितना है? 4 ± 2। इसका मतलब है 2 से लेकर 6 के बीच। यही हो रहा है ना 4 ± 2। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की मुद्रास्फीति दर एक कितना मतलब माना गया है? मानक क्या है? तो मानक क्या होगा? 4 ± 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिटा दे। मिटा देना। चलिए PLR लिखिए। PLR PLR बेस रेट और MCLR मार्जिनल स्टैंडिंग MCLR तीनों लिखे। इसमें लिखिए प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट क्या होता है? बताइए क्या होता है इसका मतलब? पहले जब बैंक, जैसे राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969। उसके पहले जो बैंक था, बैंक में उतना रेगुलेशन नहीं हो पा रहा था। तो जो बैंक मैनेजर है वो अपने जान पहचान, अपने चहेताओं को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा कि नहीं देगा? अपने परिवार के लोगों को
जब कुछ कानून ना रहा हो तो उसी को बोलते प्राइम लैंडिंग रेट, मतलब वो रेट जो अपने पसंदीदा को कम से कम रेट पे दिया जाता था, मिनिमम। ये पहले चलता था, अभी ये बंद हो गया। बेस रेट, इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम इंटरेस्ट रेट रखा दिया जाता है कि उससे कम आप किसी को भी आप लोन नहीं दे सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, मिनिमम इंटरेस्ट रेट इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि मान के चले अगर कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित है तो 7% लगेगा ही, भले इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम में नहीं मिलेगा। या कोई इंडस्ट्रियल है उनको 10% मिनिमम लगेगा ही, उससे कम नहीं दे सकते, भले उससे ज्यादा में आप दे सकते हैं। तो ये जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट को जो फिक्स किया गया है उसी को बेस रेट कहा जाता है। उसके पहले क्या था कि अपने चहेताओं को कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन दिया जाता था, उसको प्राइम लैंडिंग रेट कहा गया। फिर बेस रेट आया। अब प्रेजेंट में जो चल रहा है, राइट नाउ जो चल रहा है, अब ये है एमसीएलआर। एम से क्या होगा, मार्जिनल से कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स इन लैंडिंग रेट। एमसीएलआर का फुल फॉर्म। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लैंडिंग रेट। तो लिख लिया ना, लिखिए फटाफट क्या होता है एमसीएलआर, बोलिए। आप लोग पढ़े हैं इसके पहले? अभी वर्तमान में हम लोग का एमसीएलआर चल रहा है। वर्तमान में ये दोनों समझ में आ गया ना? इसके तहत जैसे कि रेपो रेट मान के चलिए कम हो रहा है तो तरलता क्या होगा, हम लोग के पास ज्यादा है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन तरलता ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा है, इतना हम लोग को पता है। अब क्या है, सिंपल थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ऑटो वाला क्या करता है, अपना किराया बढ़ा देता है कि नहीं बढ़ा देता है? लेकिन जब पेट्रोल का दाम घटता है तो क्या किराया को घटाते हैं कि वो ज्यादा ही रहता है? वही रहता है। तो इसका मतलब है कि जो पेट्रोल का दाम अगर घटा तो उसमें कस्टमर को कुछ फायदा नहीं हुआ, ऑटो वालों का, ऑटो का किराया तो वही रह गया ना। सेम चीज अगर मान के चलिए रेपो रेट घटा दिया, आरबीआई ने बोला कि चलो अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग कम इंटरेस्ट में, बाकी बैंक वालों को बोलते हैं कम इंटरेस्ट में आप लोग पैसा ले लो और बाकी जनता को भी कम इंटरेस्ट में दो। लेकिन बाकी जो कमर्शियल बैंक है वो लोग क्या किए, इंटरेस्ट रेट जो पहले था उसी को कंटिन्यू किए। तो इसका क्या फायदा आम आदमी को मिला? नहीं मिला, क्योंकि पहले का जो रेट है उसी को चलाए, जबकि रेपो रेट का क्या कम कर दिया है, रेपो रेट कम कर दिया है, लेकिन कमर्शियल बैंक अपना रेट को पहले के उतना ही रख दिया। अब ऐसी स्थिति में जनता को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा किसको हुआ, बैंकों को। तो बोल रहा है कि ये स्थिति अब नहीं चलेगा, आपको ये बोल रहा है अगर रिवर्स रेपो रेट अगर हम कम कर रहे हैं आरबीआई, तो कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक को बोल रहा है कि आप भी अपना इंटरेस्ट रेट जनता से कम लीजिए। ठीक, अगर बोल रहे हैं हम लोग ज्यादा ले रहे हैं तो इसके लिए तो इनको बोलना है ही नहीं, क्योंकि तो लेगा ही, अपना नुकसान तो नहीं झेलेगा। तो ये चीज है। तो इसलिए मतलब मार्जिनल मार्जिनल मतलब सीमांत, और रेपो रेट या आरबीआई कितना मार्जिन दे रहा है उसी के अनुसार आप यहाँ भी लोगों को मार्जिन दीजिए, ये बता रहा है एमसीएलआर।
समझ में आया? उसमें लिख दीजिए, क्योंकि वो पूरा लैंग्वेज लिखना मुश्किल है। तो रेपो रेट अगर घट रहा है तो बैंक रेट भी जो होगा, या बैंक बैंक का अपना इंटरेस्ट रेट भी घटेगा। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी आप यहाँ डालिएगा, तो सिमिलरली यहाँ बैंक रेट में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। ये मेन एक्चुअली पॉइंट यही हम बताए ना अभी, हम लोग उसी का हम लोग चर्चा किए ना। तो इकोनॉमिक्स का एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ आप अपना जितना आप डायनेमिक तरीके से सोचिएगा, जितना डायनेमिक तरीके से आप यहाँ प्रस्तुति करिएगा, उतना अच्छा है। यहाँ तक समझ में आया सबको? कुछ डाउट? बैंक क्या है बताइए थोड़ा आप लोग। अब बैंकिंग चैप्टर में हम लोग एंट्री मार रहे हैं, ठीक है ना? बैंक क्या है? अरे बैंक क्या है, सब आप लोग जाते हैं बैंक, मैया सम्मान योजना, पैसा जमा करने, स्कॉलरशिप जमा करने, अधिक पैसा होने से जमा करने के लिए और कम होने से निकालने के लिए। बस वही फंडा ही है बैंक का। चिंटू सिंह है, इसके पास पैसा ज्यादा है, इनको डर है कि कहीं चोरी वोरी छिनाया ना जाए, लूटपाट ना हो जाए, तो पैसा कहाँ देगा? बैंक में। चिंटू है, ठीक ना? पिंटू इधर है, उसके पास गरीबी की हालत है, अभी पैसा इनके पास कम है, तो पैसा कोई तो ऐसे देगा नहीं, हम और आप थोड़ी ना ज्यादा देंगे। तो क्या बोलेंगे, जाओ बैंक से उठा लो, ले लो, क्या पता कल दोगे नहीं दोगे। बैंक से उठाओ, नहीं देगा तो बैंक समझेगा, सरकार समझेगी। तो ये पैसा यहाँ से, जो यहाँ पैसा ज्यादा है वो कौन ले रहा है? जिसके पास पैसा कम है। यही हो रहा है ना? इसी को मतलब बैंक का मुख्य कार्य कहा जाता है। इससे कम, अधिक पैसा होगा तो जमा जाएगा, जमा किया जाएगा, और यहां से फिर निकाला जाएगा जब कमी होगा, तो इसको फिर मिलता है ए बी, कमी होने पर लिया जाता है। ये क्या है? बैंक। यही सब है बैंक का काम। बैंक का विभिन्न प्रकार हुए, लिखिए टाइप्स, टाइप्स ऑफ बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? व्यापारिक बैंक। कौन है अभी? मतलब हर एक राष्ट्र का एक सेंट्रल बैंक होता है, वो है हम लोग का आरबीआई। और बाकी व्यापारिक बैंक इसमें कौन सा होगा? एसबीआई, बीओआई, एचडीएफसी, जितना ही सब बैंक व्यापारिक बैंक है। तो आरबीआई क्या करता है? ये बैंक, ये क्या है, डायरेक्ट हम लोग को पैसा देता है या ये बैंकों को देता है? बैंकों को देता है। ये पैसा मतलब मेन जो तरलता का स्रोत कौन है? तरलता का स्रोत तो पैसा तो यहीं से आ रहा है ना। और यहाँ क्या होगा फिर तरलता का? क्या होगा? मतलब बांटा जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या होगा जी बताइए, वितरण।
या पहुंच, हाँ वितरण होगा। तो ये क्या है, ये तरलता का क्या करेंगे, ये नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रित ये करे, क्या नियंत्रित करेगा, साख, साख मतलब क्रेडिट, पैसा, पैसा का नियंत्रण कौन कर रहा है, तरलता। लेकिन ये आम जनता तक जो सृजन किया जाएगा लोगों में, सृजन कौन करेगा, हम लोग का कमर्शियल बैंक। साख सृजन, साख सृजन का मतलब हो रहा है कि साख, साख का मतलब क्रेडिट, मतलब बैंक खोलना या बैंक मतलब अकाउंट बनाना, ये आरबीआई करता है कि व्यापारिक बैंक करता है, व्यापारिक बैंक। जबकि जो साख को नियंत्रित, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, नियंत्रण कौन कर रहा है, तो साख, साख नियंत्रण आरबीआई, और साख सृजन व्यापारिक बैंक। समझ में है, नहीं है। सृजन का मतलब जैसे मान के चलिए अकाउंट खोलना, तो अकाउंट थोड़ी ना हम लोग बैंक ऑफ ये सॉरी आरबीआई में खोल रहे हैं, ये सब व्यापारिक बैंकों में जाकर ही खोलेंगे ना, हाँ कि नहीं। हाँ चलिए, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक समझ में आ गया। अब और एक बार देख लेते हैं, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक, अच्छा उसको बाद में देख लेते हैं। कोर बैंकिंग, कोर बैंक किसको बोला जाता है, वह बैंक जो अपनी शाखाओं से क्या होता है, नेट मतलब कनेक्ट रहता है। तो कोई बैंक है जो अपनी बाकी शाखाओं से कनेक्ट रहता है, मान के चलिए बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है हम लोग का, कहाँ, जेसर, जमशेदपुर, और एक बैंक ऑफ इंडिया का है रांची। तो ये दोनों भी आपस में क्या होता है, कनेक्ट होता है। यहाँ अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उसका मतलब ये होगा, यहाँ आप जमा कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हाँ। तो ये सब जो बैंकिंग होता है उसको कोर बैंकिंग कहा जाता है, जो मतलब अपने नेटवर्क से कनेक्ट होता है। फिर आता है लीड बैंक, कौन सा बैंक है ये, लीड बैंक। लीड का मतलब क्या होता है, किसी पार्टी, किसी टीम या किसी व्यवस्था को लीड करना, मतलब नेतृत्व करना, वही होता है ना लीड का मतलब। और 1969 किस लिए फेमस हुआ था हम लोग का वित्तीय व्यवस्था में, क्यों फेमस है 1969 का यस, हाँ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो एक्चुअली यहाँ करने का कारण क्या था कि गांव देहात में जो या कृषि क्षेत्र में पहले लोन नहीं मिलता था, ऋण कितना था, जितना भी आता था सब उद्योगपतियों को दिया जाता था। तो इंदिरा गांधी को लगा अगर समावेशी वित्तीय समावेशन करना है तो आपको ग्रामीण स्तर पर बैंकों की सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। और कोई भी बैंक प्राइवेट बैंक है तो अपने आप को डूबना नहीं चाहेगा और वो गांव साइड नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, सरकारी बैंक बनाना जरूरी हो गया। और इसी को देखते हुए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को लीड बैंक की बनाया जाएगा। कितने बैंकों को, एक बैंक को लीड बनाया जाएगा। उसके बाद इसको टारगेट दिया रहेगा कि आपको इतना साख सृजन या इतना पैसा आपको जमा करना है, इतना आप या फिर इतना आपको खर्चा करना है। तो उसके लिए कोई एक बैंक, कोई भी बैंक, ये एसबीआई हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, केनरा बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक बैंक है वो लीड करेगा बाकी बैंकों को। तो इससे बैंकों को क्या बोला जाता है, लीड बैंक। ये परिकल्पना कब आई है, 1969 को, जब मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। समझ में आया लीड बैंक क्या है।
जैसे बच्चों को जैसे कि माइक बंद करिएगा, आवाज नहीं हो रहा। तो बच्चों को जो कोई टीम है उसमें से बाकी बच्चों को कैसे रहना है, नहीं रहना है, कहीं फंक्शन वगैरह जा रहे हैं तो उसको एक देख रेख करना होगा कि आपको सही से आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपना परफॉर्मेंस सही हो रहा है कि नहीं। तो ये सब को देखने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक बनाया जाता है। मतलब जो बैंक रहता है उसी में से एक बैंक को बोला जाता है कि आप यहाँ से लीड करिए, लीड बैंक। तो यही लीड बैंक होता है। तो लीड बैंक की परिकल्पना कब आई? 1969 को। समझ में आया? अभी एक ये आया है बेड बैंक। कौन सा बैंक आया है वो बाद में हम लोग देखेंगे। बेड बैंक, विकास बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बैंक है ये? विकास बैंक। एग्जिम बैंक, लिखते चलिए। नाबार्ड, नाबार्ड के बाद क्या होगा? नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग के बाद सीडबी, सीडबी और फिर MUDRA, मुद्रा। कितना हो? 5 हो गया ना। तो अभी भारत में कितने विकास बैंक है? 5। विकास बैंक वो उस बैंक को कहते हैं जो विकास योजना के लिए जो फंडिंग करते हैं। मान के चलिए हम किसी को ट्रैक्टर चाहिए, किसान लोगों को या लोगों को कुछ उपकरण खरीदना है, तो ये तो एक ठीक है कि आप कमर्शियल बैंक में जा सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक में भी जाएगा तो उसके लिए भी एक अलग से पैसा आता है। तो ये पैसा कौन देगा? जो विकास बैंक है। मतलब विकास बैंक जो है ये डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देता, बल्कि किसको देता है? ये इंस्टीट्यूट को देता है। मान के चलिए एजुकेशन, आप मान के चलिए कृषि संबंधित है, किसान है, ठीक ना? तो किसान से संबंधित है और गांव साइड आपका बड़े बड़े बैंक नहीं रहेगा, तो यहां से आपको जो उपकरण मिलेगा वहां, इसको दूसरे समझिए। मान के चलिए कोई प्राइवेट बैंक है, ठीक? प्राइवेट बैंक है तो और उसको प्राइवेट बैंक शहरों में जाके बसना चाहेगा या गांव में? प्राइवेट बैंक, क्योंकि उसका शहर में, क्योंकि वहां ज्यादा लेन देन होगा तो उसके पास बेनिफिट ज्यादा होगा। गांव में हो सके एक दिन में 50,000 जमा हो, जबकि शहरों में क्या होगा, एक एक आदमी 50,000 भी जमा करते हैं कि नहीं करते हैं? लाखों करोड़ों होता है। तो कोई भी बैंक को अपने फायदा को देखते हुए शहरों में रहते हैं। तो ऐसे में गांव स्तर पर जैसे कि कोई RRB होता है, ग्रामीण बैंक, तो ग्रामीण बैंक को भी अगर खोलना पड़ेगा तो ग्रामीण बैंकों को क्या कोई प्राइवेट आदमी खोलेगा या फिर सरकार खोलेगी? सरकार। तो उन लोगों को मान के चलिए ग्रामीण बैंक है, तो ग्रामीण बैंकों को अलग से फिर ये लोग को मान के चलिए RRB ही दे रहा है तो RRB सबको देगा। लेकिन ग्रामीण बैंकों को ये चूंकि ग्रामीण विकास के लिए है तो इसके लिए अलग से फंडिंग होगा। ये सिर्फ जितना फंडिंग हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कहाँ तक जाएगा? गांव में ही जाएगा। नहीं तो अगर शहरों में जाए तो क्या होगा? कंपनी वाले उठा लेगा, उद्योगपति लोग। तो क्या होगा कि वहां निश्चित किया जाता है कि अगर इस विकास बैंक को ये दिया जाता है कि आप वैसे बैंक का गठन करिए जिसका पूरा का पूरा पैसा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में जाए। तो इसको कौन बोलता है? विकास बैंक। और विकास बैंक हेड किस, इसका हेड कौन होगा फिर? RBI क्या?
तो विकास बैंक खुद हम लोग विकास बैंक का हम लोग कस्टमर नहीं हो सकते हैं, बल्कि विकास बैंक क्या होता है, बाकी बैंकों को पैसा देती है या बाकी इंस्टीट्यूट को पैसा देती है, जिसके माध्यम से फिर वो वित्त का लेन देन किया जाए। समझ में आया? नहीं समझे? हाँ, तो अगर समझ में आ गया, मान के चलिए कि भारत जब आजाद हो रहा, उनका अपने पास विदेशी मुद्रा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो कैसे पेट्रोल वगैरह हम लोग खरीदेंगे बाकियों से, विदेशों से? तो उसके लिए हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए विदेशी मुद्रा, डॉलर? हाँ, तो ऐसे तो जो जैसे एसबीआई हुआ या बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से आप कितना भी लोन लो, आप विदेश थोड़ी ना भेज पाइएगा। उसके लिए एक स्पेशल टाइप से बैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो सिर्फ ऐसे वस्तु या ऐसे कंपनी को लोन दे जो विदेश में ट्रेड कर सके। तो अलग से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसको देखते हुए फिर एक्जिम बैंक की स्थापना होती है। कौन सी बैंक की? एक्जिम का मतलब एक्स, एक्स से एक्सपोर्ट, एक्सपीओआरटी, एक्सपोर्ट, और इनसे इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का शॉर्ट फॉर्म क्या है हम लोग का? एक्जिम, EXIM। और इसकी स्थापना हुआ है हम लोग का मार्च 1882। कब हुआ है? हाँ, एक मिनट, 19 दिख रहा है ना, 1982। नाबार्ड की स्थापना किया जा रहा है क्योंकि भारत गांव में बसता है, और गांव में कौन बसते हैं? गांव में नाबार्ड बसता है। गुड। भारत गांव में बसता है, गांव में किसान बसता है, नाबार्ड बसता है। जनक, आपके गांव में कौन सा आपके गांव में कौन सा नाबार्ड है? हाँ, गुड। चलिए, गांव में कौन बसता है? भारत गांव में बसता है और गांव में किसान बसता है। तो गांव और किसान का अगर विकास होगा तो भारत का भी विकास होगा। तो इसीलिए सोचे, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे हम लोग, विदेश भेजेंगे पैसा, तो उससे हम लोग क्या होगा, इंपोर्ट आएगा, डॉलर आएगा, डॉलर से हम लोग फिर विदेशी मुद्रा में हम लोग पेट्रोल वगैरह खरीद सकते हैं। अब चूंकि देश की आर्थिक विकास करना है, तो देश के आर्थिक विकास करने के लिए जरूरी है कि किसानों का और ग्रामीणों का विकास होना चाहिए। किसानों का विकास तभी होगा जब कृषि में होगा। तो इसलिए NA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेशनल बैंक ऑफ ऐसे एग्रीकल्चर एंड R से रूरल, और D से डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जितना भी हम लोग पैसा जो हम लोग को किसान से संबंधित या KCC लोन मिलता है, वो कहाँ से पैसा आता है? नाबार्ड से। क्योंकि नाबार्ड का अपना बैंक नहीं है, इसलिए ये SBI को देता है, HDFC को देगा, या फिर जो RRB होता है उसको देता है, या फिर सहकारी बैंकों को देता है, क्योंकि ये इसका अपना बैंक नहीं है। इसलिए इन्होंने वित्तीय सहायता या वित्तीय समूह को देता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये NA कैपिटल A ही होता है, ठीक ना? लेकिन मैं इसको पढ़ने के लिए करता हूं NABARD। नहीं तो कंफ्यूजन कभी कभी मेरा यहाँ हो जाता था कि ऐसे एग्रीकल्चर कहीं बोल ना दूं, इससे ऐसे कभी कभी एग्रीकल्चर मेरे को लगता था। तो इसलिए इसको मैं अपने सहूलियत के लिए इसको मैं छोटा ही करता हूँ, लेकिन बोल रहा NA ही है। NA से नेशनल, B से बैंक ऑफ, A से एग्रीकल्चर, R से रूरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की थी? शिवरमन समिति।
शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई और कब किया गया ये 15 जुलाई 12 या 15। ठीक है, ठीक है, 12 जुलाई हो या 15 जुलाई आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन अच्छा, मेरे में 15 जुलाई था, ठीक है, कोई नहीं, 12 जुलाई मेरे को याद नहीं। कितना, 12 जुलाई 1982। तो नाबार्ड जितना भी ग्रामीण स्तर पर या जितना भी कृषि से संबंधित लोन है उसका वित्तीय विकास बैंक कौन है हम लोग का, नाबार्ड। तो ये पैसा किसको देगा, आरआरबी को, रूरल रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण रीजनल मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर सहकारी समिति। सहकारी समिति अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गया। तो ये सबको लोन कौन देंगे, नाबार्ड के माध्यम से लोग का फंडिंग किया जाता है। कब स्थापना हुआ, 12 जुलाई 1982 को। मिटा दे, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब हम लोग यहाँ किए, विदेश से डॉलर लाए, उसका हम लोग तेल वगैरह लाए, वहां से तेल लाए तो क्या होगा, अपनी औद्योगिक स्थिति को हम लोग बढ़ा किए, औद्योगिक विकास किए। अब सिर्फ औद्योगिक विकास से हम लोग का काम नहीं चलेगा, उसके लिए हम लोग को कच्चा माल की भी आवश्यकता होगी। तो कच्चे माल प्राप्त करने के लिए किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, इसलिए हम लोग के पास कौन सा बैंक है, फिर नाबार्ड। अब जब खान पान हो रहा है अपना, मतलब ठीक ठाक, तो रहने के लिए हाउस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कौन सा है फिर तीसरे नंबर पर हम लोग का, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक 9 जुलाई 1982, 9 जुलाई 1988। मतलब हम लोग एक अरेंज करके ले जा रहे हैं, मार्च 1982, जुलाई 1982 और ये जुलाई 1988। इसका काम क्या है, जो भी अभी होम लोन जो मिल रहा है उसका मेन फंडिंग कहाँ से होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक से। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका फंडिंग कौन सा बैंक करता है, उसका विकास बैंक कौन है, कौन है, नेशनल हाउसिंग बैंक। हाँ, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1988 को। अब चूंकि आम आदमी, उसके लिए पेट्रोल वगैरह आ रहा है, मशीन चल रहा है, मशीन चलाने के लिए हम लोग कच्चे माल मिल रहा है, आदमियों को पास अब रहने के लिए घर सुविधा हो गया, खेती बाड़ी भी ठीक ठाक हो रहा है। तो क्या खेती बाड़ी से ही जिंदगी चलेगा या उद्योगों को भी करना होगा, कुटीर उद्योग वगैरह स्थापना करना होगा कि नहीं, तो उसके लिए छोटे या लघु उद्योगों का विकास करना होगा। तो उसके लिए छोटे एवं लघु उद्योग के विकास के लिए कौन सा बैंक विकास बैंक आ गया, सिडबी बैंक। सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, अब घर बन गया तब क्या होगा उद्योग में, क्योंकि खेती पहले से चल रहा है, तो खेती के साथ साथ अब क्या होगा, उद्योग को भी विकास करना होगा। तो इसलिए सिडबी की स्थापना होती है हम लोग को कब, 2 अप्रैल 1990। हो गया, इतना तो समझ में आ गया। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, अब ये सब क्या है, छोटा छोटा कंपनी। अब बोलते हैं ठीक है कंपनी भी हो गए, आप वहां रोजगार भी करेंगे, यहाँ खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, यहाँ घर बना लिए, यहाँ दूसरों की कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि आप दूसरों की कंपनी में काम मत करो, बल्कि आप अपने से रोजगार सृजन करो। तो उसके लिए लोन कहाँ से मिलेगा, मुद्रा लोन मिलेगा। फिर कौन सा आएगा, फिर
मुद्रा लोन। तो ये कब आया हम लोग का, जब पीएम मोदी आए 2015 में। ये मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट, क्या देखे थे जनक? माइक्रो यूनिट ऑफ डेवलपमेंट बैंक में क्या है? डेवलपमेंट, अरे सर्च करें फटाफट, माइक्रो यूनिट। नहीं हुआ? तो क्या हो रहा है इसका फुल फॉर्म? माइक्रो यूनिट, डी से डेवलपमेंट और आर से रीफाइनेंस एजेंसी। कब आ रहा है? ये 2015 में। तो यहाँ ये सब क्या है? विकास बैंक है। हम लोग का देश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, डॉलर लाना जरूरी था, नहीं तो क्या होता हम लोग, क्योंकि इसके पहले हम लोग का कब 6-7 दिन के लिए पूरा खत्म हो गया था हम लोग का। अभी तो हम लोग लाए ना, कौन सा? एलपीजी लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी आता है तो अब हम लोग को समझ में आया कि हमारे पास डॉलर होना जरूरी है। अब क्योंकि डॉलर आएगा तो अभी हम लोग का खुद अपने आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे बैंकों बैंकों में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा होना जरूरी है। अगर ये सब होगा तो एक अच्छे रहन सहन, एक घर में सही से रहने के लिए क्या होगा, नेशनल हाउसिंग बैंक का भी होना चाहिए, सबके सर पे छत होना चाहिए। और उसके लिए कौन सा आया? एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब छत होगा, खेती बाड़ी पहले से करते आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करने से ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, पूरी तरीके से डिपेंड है मानसून पर। इसलिए भारतीय कृषि को जादू मतलब एक जुआ कहा जाता है। तो इसलिए फिर सोचे खेती बाड़ी के साथ साथ हम लोग का छोटे उद्योग भी हम लोग को विकास करना होगा। इसलिए सीड भी आता है हम लोग का 1990। यहाँ से कोई आदमी काम कर सकते हैं, वहां से अपनी गुजारा भत्ता कर सकते हैं छोटे छोटे कंपनी में। अब ये हम लोग का ये नेचर आ गया, हम लोग का पास ये आया कि आप खुद रोजगार को सृजन करें। और जब रोजगार को सृजन करना होगा तो उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसे आवश्यकता को फिर कंप्लीट करने के लिए फिर मुद्रा योजना आता है हम लोग का 2015 में। तो इस तरीके से भारत में विकास बैंक की सफर शुरू हुई है और यहाँ तक आके पहुंची है। किसी को कुछ डाउट? यहाँ इंपॉर्टेंट है विकास बैंक कौन कौन सा है, उसका किस से रिलेटेड है और कब स्थापना की गई है, ठीक ना? और ये पांचों बैंक के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से है नाबार्ड, सिडबी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन सभी समान रूप से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सब कुछ, यूनिवर्स मतलब सब कुछ करता है। कोई ऐसा बैंक जो लोन देता है, ऋण मतलब ऋण देता है और उधारी, अरे नहीं, पैसा जमा लेता है और लोन भी उधार देते हैं। इसके अलावा भी वो जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, एसआईपी हुआ, जो मतलब स्टॉक मार्केट का है। अगर ऐसा भी कुछ किया जाता है, या फिर जैसे मान के चलिए दूसरा कोई देश घूमने जा रहा है टूरिस्ट, तो उसका अगर टूरिस्ट कार्ड दे रहा है, इंटरटेनमेंट कार्ड दे रहा है, तो जो भी जैसे वो क्या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसा ही होता है, जो होता है उसको टूरिस्ट कार्ड बोला जाता है। तो इस टाइप से कोई बैंक जारी कर रहा है, म्यूचुअल फंड दे रहा है,
एसआईपी दे रहा है। तो अगर ये सब काम कोई बैंक कर रहा है, मतलब सभी तरीके से काम, इसका बाकी जमा करना और उधार जमा करना और उधार देना के अलावा भी अगर बाकी ये सब काम भी हो रहा है, तो इस टाइप से जो बैंक होता है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल बैंक। ऐसा बैंक जो अपना मूलभूत काम, पैसा जमा करना और उधार देने के अलावा बाकी काम जैसे टूरिस्ट कार्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और फिर सोना गहना को जो रखने का जो लॉकर होता है, तो ये सब अगर कोई बैंक सुविधाएं दी दे रही है, तो इसे बैंकों का हम लोग यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। कौन सा बैंक कहते हैं इसे? यूनिवर्सल बैंक। समझ में आया? कौन सा बैंक है ये? ये लिख लिया ना, यूनिवर्सल बैंक हो गया ना। अभी हमारे जो गांव घर है झारखंड में, तो और ज्यादा सुदूरवर्ती क्षेत्र जहाँ पे सही से रोड नहीं पहुंचता है, वो पहाड़ी एरिया में देखने को मिलते हैं। तो क्या वैसी जगह पे फिर बैंक स्थापना या बैंक स्टेबलाइज होना सामान्य बात है कि बहुत मतलब वो विशेष क्षेत्र में ही होता है बैंक की स्थापना? कोई भी बैंक की ब्रांच जो होता है वो मेन शहर में होता है, गांव में बहुत कम होता है, और वो भी पहाड़ी गांव जैसे। तो वहाँ बैंकिंग सुविधाओं लाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना होगा कि नहीं करना होगा? अभी आप गांव साइड में बैंक मित्र देखे होंगे, जो ठिप्पा लगाते हैं और पैसा उठाते हैं, उसमें 5-10% कमीशन में रख लेते हैं। देखे हैं ना आप लोग? जिसको बैंक मित्र भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बैंक मित्र। क्या है उसके पास? क्या वो जमा कर सकता है? जमा नहीं करे, बल्कि अपना जो पैसा है वो देता है। मतलब जो बैंक का काम है वही इस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, जो पंचायत में बैठे रहेंगे या कहीं पे अपना दुकान खोल के रहेंगे। तो एक्चुअली वो बैंक नहीं है, लेकिन वो बैंक का काम करता है। तो ऐसे बैंकों को क्या बोला जाता है? शैडो बैंक। मतलब शैडो बैंक बैंकों के तर्ज पे ही काम करते हैं, तो इस टाइप से बैंकों को हम लोग शैडो बैंक कहेंगे। क्वेश्चन पूछा सकता है कि शैडो बैंक क्या है, तो समझ में आ गया शैडो बैंक क्या है? बैंकिंग का काम धाम करने वाला इंस्टीट्यूट है जो पूर्ण रूप से बैंक ना हो। समझ में आया ना? नेक्स्ट, एनडी लिख देखिए, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, क्या है फुल फॉर्म? कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यही है एनबीएफसी का फुल फॉर्म। देखिए तो आप लोग, यही है ना जी। फाइनेंशियल कंपनी। तो ये वही चीज है कि मतलब ये क्या करेगा ना, अगर मैं चाहूं कि यहाँ पैसा तो जमा कर सकता हूँ, जमा
कर सकता हूं, मतलब डिमांड डिपॉजिट होगा, डिमांड डिपॉजिट होगा, मैं जमा कर देता हूं, जब चाहे मुझे मैं मांगूंगा तो मिल जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ऋण नहीं देगा, ऋण नहीं देगा। मतलब इससे बैंक जो बैंकिंग का काम करता है, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट बगैर जमा तो ले सकता है, लेकिन क्रेडिट मतलब ऋण उधार नहीं देगा। तो इस तरह से जो कंपनी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। समझ में आया? तो अगर जब ऋण नहीं देगा तो क्या ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है? जब ऋण ही नहीं देगा तो क्रेडिट कार्ड कहाँ से आएगा? नहीं। तो क्रेडिट कार्ड भी ये जारी नहीं कर सकता है। एनबीएफसी हो गया। आरआरबी, अभी पढ़ रहे थे ना हम लोग आरआरबी के बारे में। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। चूंकि ग्रामीण एरिया में है तो क्या इसका मंशा होगी कि लाभ कमाएंगे? अगर लाभ कमाने का मंशा होता तो शहरी एरिया में खुलता। तो इसका क्या लाभ कमाने का इसका उद्देश्य, लाभ कमाने के इसका उद्देश्य नहीं होता है। किसका? आरआरबी का। आरआरबी का गठन हुआ है, आरआरबी एक्ट 1976 शायद का, भाई 76 ही है ना, 65 है, 75 है सर। फिर से देखिएगा तो 1975 में एक नरसिम्हा समिति था, नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट आया था 1975। उसके द्वारा फिर आरआरबी का गठन होता है 1976 में। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। 76 है ना। तो जो एक्चुअली जो 75 का जो ये जो आया इनके दिमाग में, तो जो नरसिम्हा समिति था, एक कार्य समिति या समूह है, कौन सा, नरसिम्हा कार्य समिति। तो इसका जो रिपोर्ट आता है 1975 में, रिपोर्ट कब आ रहा है, 1975, और उसके आधार पर फिर आरआरबी एक्ट बनता है कि ग्रामीण एरिया में चूंकि विकास सही से नहीं हो पा रहा है, 1969 में भले हम लोग 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अभी तक वो उतना प्रभावशीलता नहीं दिखाई देने के कारण इस समिति ने सिफारिश करता है कि आरआरबी जैसी मतलब ग्रामीण स्तर पर बैंकों की स्थापना हो, और उसी क्रम में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना आपका एक्ट 1976 के माध्यम से होता है। कितना? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना होता है। ये 3 भागों में डिवाइड होता है, मतलब 3 गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल, एक होता है स्पॉन्सर्ड बैंक, जिसको हिंदी में बोला जाएगा प्रायोजक, और जिस राज्य में रहेगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होगा स्पॉन्सर्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के इसमें 50% है। कितना परसेंट है? 50% है। और जो इस आरआरबी बैंक में होगा तो उसको कोई ना कोई ट्रेनिंग देगा ना, तो ट्रेनिंग करने का काम कौन करेगा? स्पॉन्सर्ड बैंक। मान के चलिए हमारे गांव में आरआरबी बैंक है, ग्रामीण बैंक, और इसी सामने अगर एसबीआई का या बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है,
तो बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ का स्पॉन्सर बैंक बनाया जाएगा और उस वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो स्पॉन्सर बैंक का यहाँ परसेंटेज है कितना, 35 है। 35 है स्पॉन्सर बैंक, कितना हुआ 50 और 35, 80 85, और 15% हो रहा है हम लोग का स्टेट बैंक का। अभी मतलब इस रेशियो में यहाँ पे चल रहा है आरआरबी। तो इसमें बोला जाता है कि ये दोनों मिलके, कौन कौन सा, ये दोनों मिलके 51% का हिस्सेदारी होना हिस्सेदारी न्यूनतम होना चाहिए। मिनिमम ये दोनों मिलके कितना परसेंट होना चाहिए, मतलब मिनिमम न्यूनतम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक दोनों का हिस्सेदारी मिलके आरआरबी का कितना होना चाहिए, 51% मिनिमम। तो यहाँ कितना आ रहा है, इसी में खुद 50 और इधर 35, इससे यहाँ 85 है। तो मिनिमम कितना है, 51 होना ही चाहिए। तो यहाँ अच्छा है, अच्छा खासा 85 तक जा रहा है। तो आरआरबी इतना ही है, समझ में आया। समझे। बस और एक है आपका लघु बैंक। लघु बैंक का मतलब बैंक का सब कुछ होगा, लेन देन होगा, पैसा जमा करेंगे, फिर ऋण देगा बैंक, सब कुछ करेगा, लेकिन छोटे स्तर पर, बड़े बड़े कंपनियों को नहीं दे सकता है। तो ऐसे बैंकों को क्या बोलेंगे, लघु बैंक। मतलब जो नॉर्मल सामान्य बैंक है, सामान्य बैंक के सिमिलर ही होगा हम लोग का लघु बैंक। इसका मतलब क्या है, ऋण देगा, पैसा जमा करेगा। सामान्य बैंक का काम वही है ना, ऋण देना और पैसा जमा लेना। लेकिन इसकी बस एक क्या है कि ये लघु स्तर पर होगा, जैसे मतलब 5 करोड़ या अरबों में जो लोन दिया जाता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लाख, मुश्किल से करोड़ जाएगा। तो मतलब छोटे स्तर पर जो लेन देन होता है उसका हम लोग लघु बैंक कहते हैं। समझ में आया। पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक क्या है, ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पैसा जमा कर सकता हूँ और चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, लेकिन बहुत कम। जैसे कि जो मजदूर लोग जो दूसरे राज्यों में जाता है तो वहां पे क्या था, उसका बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो उसको वहाँ ट्रांजेक्शन करने में लोग को दिक्कत होता था। तो इसलिए इस बैंक को, पेमेंट बैंक को इसलिए स्थापित किया है कि आप कहीं से भी आप इसमें पेमेंट अपने बैंक में कर सकते हैं। इसलिए पेमेंट बैंक को लाया गया है। ये ऋण नहीं देगा, ये ऋण की सुविधा नहीं देती। और जहां ऋण की सुविधा नहीं देगी मतलब ये क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे। और जहां डिमांड डिपॉजिट हो रहा है मतलब क्या होगा, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिया जाएगा। लास्ट टॉपिक, सहकारी बैंक। कौन सा बैंक है, इसको कोऑपरेटिव बैंक भी बोला जाता है। लघु बैंक समझ में आया, पेमेंट बैंक समझ में आया ना।
नेक्स्ट सहकारी बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोग नाम सुने हैं ना, ये इसी पेमेंट बैंक का ही वो सब हिस्सा है। तो सहकारी बैंक, सहकारी का मतलब ये होता है कि कुछ आदमी मिलाकर या कुछ लोग, कुछ सदस्य मिलकर अपने से ही पैसा को इकट्ठा करना। जैसे कि अभी गांव साइड 15-20 महिलाएं क्या करते हैं, मिल के पैसा जमा करते हैं कि नहीं करते हैं। और इनमें से हर महीना एक को उसका पैसा मिलेगा। मान के चले 20 आदमी हैं तो सबको एक एक हजार करके मिलाएंगे, तो एक महीना में कितना हो रहा है, 20,000 हो रहा है। तो ये जिसको जरूरत है, मतलब ये चलता है कि चलो इसको दिया गया किसी एक व्यक्ति को, ये 20,000 दिया गया, फिर अगले महीने 20,000 उठेगा तो देना है। और ये कुछ 3 महीने या 6 महीने बाद जो 20,000 दिया था फिर उसको फिर से ये लोग को दे देगा। तो इस टाइप से चलते रहता है जो गांव में अभी होता है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से पहले किया जाता था। मान के चलो जमशेदपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक, तो ये सब क्या था, वो अपने आसपास के जो लोग हैं सब उसमें पैसा जमा करते हैं, और जब जिसको जरूरत होता है वो उस टाइम उसको दिया जाता है। फिर उसको कुछ दिन दिया जाता है कि उस दिन में आप उसको रिटर्न जमा कर लीजिए। तो ये सिर्फ अपने लोगों के द्वारा ये जमा होता है। तो अगर अपने लोगों, अपने समूह के द्वारा अगर जमा होगा तो क्या ये बेनिफिट के लिए काम करेगा या मतलब सहकारिता के लिए काम करेगा? सहकारिता के लिए। तो इसमें भी क्या होगा, लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। और सहकारी बैंक क्या है समझ में आ गया। इसकी जो सदस्य हैं ये सदस्यों के द्वारा ये क्या होता है, संचालित होता है। और कैसे होता है समझ में आ गया। हाँ कि ना। तो बैंकिंग के प्रकार में इतना ही है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो मेरे को लग रहा है इसके बाद मुद्रा आएगा, ठीक ना। और एक लिख लीजिए एनपीए, होने से पूरा ये टॉपिक खत्म। नॉन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग, हाँ, एसेट्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि एनपीए क्या है। अगर हम कोई बैंक से लोन ले रहे हैं और 90 दिन के अंदर या तो मैं अपना पूरा ऋण नहीं जमा कर रहा हूँ या फिर अगर मैं इंटरेस्ट भी जमा नहीं दे रहा हूँ, तो ये माना जाए कि वो एनपीए हो चुका है। एनपीए हो चुका है मतलब वो ऋण और नहीं दे पा रहा है, मतलब वो जो है वो जो लोन दिया गया वो एसेट्स काम नहीं कर रहा, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और ये जब तीसरा स्टेज में चला जाएगा तो ये मतलब जैसे ये 3 साल तक चला जाएगा कि 3 साल तक भी अगर कुछ लोन वोन नहीं आ रहा है तो ये माना जाता है कि वो पूरी तरीके से पैसा डूब गया है। तो ये मतलब 3 इसका स्टेप होता है। तो एक्चुअली हम लोग को इम्पोर्टेंट होता है कि ये 90 दिन के अंदर देखा जाता है कि आया कि नहीं इंटरेस्ट या मूलधन, या फिर इसका जो फुल फॉर्म है ये इम्पोर्टेंट है। समझ में आया एनपीए क्या है। अगर आप किसी से लोन दे रहे हैं और आप 90 दिन के अंदर उसका मूलधन या इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसको एनपीए कहा जाता है। आज यहीं तक रहने थे, ठीक ना। आप लोग का डिस्कशन हो रहा है या छोड़ दिए आप लोग? अच्छा लिंक ही नहीं भेजा था।